चलो, जितने लोगों को आना था वो आ गए, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो देखो, अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन 2 येलो एंड 3 पर्पल बॉल्स। ठीक है, तो ग्रीन कितनी है 3, येलो कितनी है 2 एंड पर्पल कितनी है 3। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज पर्पल। कोई भी बॉल पर्पल नहीं होना चाहिए, तो पर्पल नहीं होना चाहिए ना। तो बाकी दो बॉल जो निकलेंगी वो इन 5 में से निकलेंगी, तो फेवरेबल वे क्या बनेंगे 5C2 अपॉन में टोटल वे क्या बनेंगे 3 + 2 + 3 यानी 8, यानी कि 8C2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 5 × 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 8 × 7। तो 4 से दिस इज 2 टाइम कट हो जाएगा, बचेगा क्या 5/14। ये हमारी आ गई क्वांटिटी 1 5/14। ठीक है, अब हमें देखना है क्वांटिटी 2 क्या है। तो क्वांटिटी 2 एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बट वो सिंप्लीफाई है। तो सबसे पहले इस वाले फैक्टर को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या 7x - 8 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/7। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम लोग बराबर कर देंगे इसके, तो यानी कि 14x - 5 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/14। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो क्वांटिटी 2 में दो वैल्यू आ रही है। अगर क्वांटिटी 1 का तुम डिनोमिनेटर देखते हो ना, तो 14 है, इसके पास एक 14 है जो कि इसके बराबर में आ रहा है। ठीक है, नाउ इधर भी 14 बनाने की कोशिश करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 16/14। तो यानी हम बोल सकते हैं क्वांटिटी 2 एक बार तो बड़ी आ रही है इस पर्टिकुलर 5/14 से, और एक बार बराबर आ रही है। सो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 कैसी है, क्वांटिटी 2 एक बार बड़ी है और एक बार बराबर है। अब ये वाला सिंबल देख लो कहां पे मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये आ गया तुम्हारे किसका एरिया बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो एंड आंसर बता सकते हो। सिर्फ 2 मिनट दूंगा मैं इस क्वेश्चन को करने के, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है। चलिए फटाफट करो इसको, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ई बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। इस तरह की क्वांटिटी बेस मिल सकती है, इसलिए मैं इस टाइप की ले रहा हूँ। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है L × B इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर A² होता है। हुज साइड इज 24, अगर इसकी साइड 24 है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गई क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 देखो, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, यानी कि L + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, और 2 × L + B की वैल्यू कितनी दे रखी है 88, तो L + B की वैल्यू आ जाएगी 44। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल का जो रेशियो है वो इतना है, यानी मैं बोल सकता हूँ 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 44 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 6 यूनिट यानी लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा इस वाली क्वांटिटी में, तो L × B यानी कि 24 × 20, जबकि तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे कितना है 24 × 24। अब 24 से 24 उड़ा भी देंगे तो 24 जो है वो 20 से ज्यादा है, यानी कि वी कैन डायरेक्टली से क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिए। नाउ अगेन यहाँ पे फिर से हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और बिल्कुल अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये जो क्वेश्चन है ये तो मुझे प्रीलिम्स लेवल के लग रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड ही मिलेंगी चीजें, कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आप उधर पे डुएबल तरीके से कर सकते हो, है ना। तो क्या दिया गया इधर पे, अ बॉक्स कंटेंट 7 ब्लू बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स 5 ग्रे बॉल्स एंड 9 व्हाइट बॉल्स। तो क्या क्या है इधर पे, 7 है ब्लू बॉल्स, ओके, 4 है ग्रीन बॉल्स, 5 है ग्रे बॉल्स, ठीक है, एंड 9 है तुम्हारे पास व्हाइट बॉल्स। ठीक है, अगर इनका तुम सबका सम निकालते हो तो ये हो गया 11 एंड 20 एंड 25, 25 टोटल बॉल्स हो गई।
ओके, नाउ क्वांटिटी फर्स्ट देखो, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ईदर ग्रे और ग्रीन, या तो ग्रे होगी या ग्रीन होगी, टू बॉल्स निकालना है। अगर वो ग्रे होती है तो 5c2 अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा 25c2, या फिर ग्रीन होगी, या के लिए क्या लगता है प्लस लगता है, ग्रीन यानी कि 4c2 अपॉन में कितना आ जाएगा 25c2, ठीक है ना। तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं, 5 into 3 बोल देंगे इसको, अपॉन में कितना बोल देंगे 25 into 24 बोल देंगे। सिमिलरली इसको क्या बोल देंगे 4 into 3 बोल देंगे और इसको 25 into 24 बोल देंगे। गॉट इट। 5 से दिस इज 5 टाइम, 3 से दिस इज 8 टाइम, और यहाँ पे 3 से दिस इज 8 टाइम और 4 से दिस इज 2 टाइम। तो बचेगा यहाँ पे बचेगा 1/40 और यहाँ पे बचेगा 1/50। एलसीएम ले लोगे कितना ले सकते हो इधर पे, एलसीएम 100 ले सकते हो, वैसे 100 से कट हो सकता है, बाकी 200 ले लो इधर पे। 200 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 4, यानी क्वांटिटी फर्स्ट इज इक्वल्स टू 9/200। क्वांटिटी फर्स्ट कितनी हो गई 9/200। अब आ जाते हैं क्वांटिटी सेकंड पे। तो क्वांटिटी सेकंड क्या कहती है, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 4 बॉल निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ द डिफरेंट कलर, सारी की सारी डिफरेंट कलर की होना चाहिए। तो पहली निकालूंगा मैं ब्लू यानी 7c1, है ना, एंड दूसरी निकालूंगा मैं ग्रीन यानी कि 4c1, एंड तीसरी निकालूंगा मैं ग्रे यानी कि 5c1, एंड चौथी निकालूंगा मैं व्हाइट यानी कि 9c1, और अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा 25c4, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हमारे पास आता है तो हमें क्या मिलेगा 7 into 4 into 5 into 9, और अपॉन में नीचे क्या मिलेगा 25 into 24 into 23 into 22, ठीक है। और यहाँ पे नीचे और क्या आ जाएगा 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि कितना आ जाएगा 24। वो 24 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल ब्रेक होता है ना, और वो कैसे होता है, वो होता है 4 into 3 into 2, क्योंकि 25 तो हो गया ऐसे 25 into -22 तक, और ये हो जाएगा हमारा 4 into 3 -2 तक, ठीक है। क्लियर हुआ सर। 5c4 5c2 5 into 4, अच्छा ये 5 into 4 था क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 into 4 कर देते हैं। 5 से दिस इज 5 टाइम, 4 से दिस इज 6 टाइम, ये आ जाएगा हमारा 30, है ना, यहाँ पे 30 आ जाएगा ये। गॉट इट। यहाँ 30 आ जाएगा तो एलसीएम 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 30 अगर है तो एलसीएम और छोटा भी आ सकता है। वैसे मैंने 150 एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा 8, बाकी 2 से इसको कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 75, ठीक है ना। सो 4/75 इधर पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि लाइक मेरा एलसीएम यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्वांटिटी फर्स्ट कितनी हो गई 4/75। थैंक यू सो मच बाबिता। ना यहाँ पे कितना आ रहा है 24 से 24 मेरा कैंसिल हो गया। अच्छा और क्या है 2 से दिस इज 2 टाइम, 2 से दिस इज 11 टाइम, है ना, 5 से दिस इज 5 टाइम, और क्या बच रहा है मेरे पास, ये बच रहा है 14 और ये 9, यानी 14 into 9 कितना होता है 126, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 115 into 11। तो सिंपल सी बात है, ये क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो बड़ी होने वाली है क्वांटिटी 2 से। कैसे होने वाली है, इसकी डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो इसका डिनोमिनेटर इसको 100 मान लेता हूं, इसको 10 मान लेता हूं, देखना 126 100 into 10 कितने पॉइंट्स दे देगा, ये इसको पॉइंट्स दे देगा आगे 3, यानी 125। और सिमिलरली अगर मैं इसको मानता हूँ 100 या कुछ भी 9 टाइम इसको कट कर लेता हूँ मैं 4 से, दिस इज हमारा कितने टाइम कट हो जाएगा 18 टाइम समथिंग, तो 1/18 आ जाएगा, और 1/18 कभी भी हमारी ये वाली वैल्यू तो नहीं देगा ना। क्लियर है ना, ठीक है। तो क्वांटिटी फर्स्ट छोटी आ रही है क्या, तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्या मुझे, क्वांटिटी फर्स्ट छोटी अगर आ रही है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो क्वांटिटी फर्स्ट आ गई 4/75, क्वांटिटी सेकंड आ गई 126/115 into 11। कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है कुल मिला के। अब सिंप्लीफाई अगर करना है, सी आ रही है ना, तभी तो मैं चेक कर रहा हूँ। देखो नाउ इसको कट करते हैं, किसी ना किसी वैल्यू से इसको कट करता हूँ, या फिर इसके डिनोमिनेटर को ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। किससे कट कर सकते हैं इसको यार, लगभग लगभग ये कितना था, ये 7 into कितना था 2 था into 9 था, अपॉन में ये कितना था 23 into 5 into 11, यही कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 14 हो जाएगा तो 11 से समथिंग समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कट जाएगा, ठीक है। और अगर ये 115 है तो 9 से इसको कट कर लेते हैं, 9 से कितने टाइम 9 1 9 और समथिंग ये चला जाएगा 2 और 9 2 18, यानी 1 पॉइंट समथिंग अपॉन में 12 पॉइंट समथिंग आ गया, 1/12 आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1/18 आ रहा है, यानी कि वी कैन डायरेक्टली से क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। तो जब भी ऐसे पास पास में फंसे तो कर लिया करो पूरा, ठीक है।
25C4 स्पीड कैसे किया? अच्छा, रुद्रा पूछ रहे हैं कि 25C4 स्पीड में कैसे किया। 25C4 स्पीड में कुछ नहीं किया यार। देखो, कोई भी अगर हम फैक्टोरियल करते हैं ना, जैसे मान के चलो यहाँ बताता हूँ, हमारे पास दिया है 28C3। अगर इसको अगर मुझे करना है तो 28 इंटू 27 इंटू कितना कर दूंगा मैं, 26 कर दूंगा, और अपॉन में ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। जितने इधर पे आर की वैल्यू होती है ना, उतने ही पार्ट तक इसको तोड़ दिया जाता है। लाइक वाइज अगर मैं बोलूँ 98C मेरे पास दिया है 3, तो मैं क्या करूंगा, या 5 दिया है तो इसको क्या करूंगा, 98 इंटू 97, है ना, 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 इंटू 94, 5 आइटम्स तक तोड़ दिया, मतलब 5 फैक्टर तक तोड़ दिया उसको ना। 5 का फैक्टोरियल को तोड़ दिया 120। 120 कैसे आ गया ये सर, तो हमें तो पता ही नहीं पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़े से याद हो जाती है वैल्यू। 2 का फैक्टोरियल हमारा 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और ये याद नहीं करना होता है, क्योंकि 4 के फैक्टोरियल को जब तुम ब्रेक करोगे तो 4 इंटू 3 ब्रेक करोगे, इसको फैक्टोरियल बोल सकते हो। उसकी वैल्यू 6 होती है, 6 4 का कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। सिमिलरली 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल 24, 4 5 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सिमिलरली 6 का फैक्टोरियल अगर मैं बोलूं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 बोल सकता हूँ, 5 का अगर याद नहीं है तो ये 24 होता है, 24 5 का 120 होता है, 126 का 720 होता है। सिमिलरली 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, 7 का फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, इसका मल्टीप्लाई करा दो 50 40 आ जाएगा। कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें कुछ दिक्कत है, क्लियर हो गया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाउ दिस इज लाइक ज्योमेट्री टाइप, ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है और इसे करना है भाई, है ना, इसे अच्छे से करना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल्स। ओके, यहाँ पे कॉमन होगा ये, मतलब कॉमन नहीं, कॉमा होगा यहाँ। ए बी सी डी ई एफ आर पैरेलल लाइंस एंड ए सी इज इक्वल टू द ई सी। ए सी जो है ई सी के बराबर है, गॉट इट। द एंगल बी ए सी इज 60, सॉरी इज 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ए सी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी ई। नाइस क्वेश्चन, बनाइए इसको। बताओ इसका आंसर। और इसमें ना आंसर बताओगे आप लोग कि कितना कितना डिग्री आ रहा है, आप ये नहीं बताओगे कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा। आंसर बताओ किसी का। हम्म ओके, ई बोल रहे हैं, ई बोले तो बराबर या फिर कांट एस्टेब्लिश्ड, कुछ तो बताओ। चलो अब जिसको इसके बारे में नहीं पता मैं उसको बता दूंगा, जिसको पता है उसको भी मैं बता दूं ना। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ आर पैरेलल, यानी ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों पैरेलल है ना। और अगर पैरेलल है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ये साथ में अपने लेके बैठी हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड ए सी इज इक्वल टू ई सी। ए सी की जो वैल्यू है, ये वाली जो साइड है इसके बराबर है, यानी ये वाली लाइन इसके बराबर है। ए सी इज इक्वल्स टू सीई या ई सी। द एंगल ऑफ बी ए सी, यानी कि बी ए सी, यानी ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये वाली वैल्यू जो है ये 30 डिग्री की है, ठीक है। सो क्वांटिटी फर्स्ट क्या है, क्वांटिटी फर्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी ई। तो ए सी ई यानी ए सी ई यानी कि ये वाला एंगल पूरा बताना है तुमको, ये वाला एंगल कितने का होगा। और साथ में बताना है सेकंड क्वांटिटी में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ई ए सी। तो ई ए सी यानी कि तुम्हें ये वाला एंगल बनाना है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना। ना अब ये कैसे पता करेंगे उसको देखो मैं बताता हूं। अब आपके पास थ्री पैरेलल लाइंस है ना, तो ये मैं इधर पे बना देता हूं, लाइक ऐसा मैंने बना दिया। ये हमारा क्या था, ए बी था, ठीक है। ये हमारा क्या था, ई एफ था। और बीच वाली जो लाइन है वो हमारी कुछ इस तरह से मैंने बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया मैंने, ये वाली लाइन बढ़ा दी, यहाँ पे इसको सी बोल दिया।
और यहाँ पे इसको मैंने डी बोल दिया, एंड दैट इज एक्स एक्सिस होगा शायद, इसलिए वो एक्स बना हुआ है, ठीक है, या एंगल, एंगल का नाम एक्स है, ओके, एंगल का नाम एक्स है, वो एंगल का नाम उसने एक्स दे दिया, ठीक है भाई। नाउ एंगल एक्स हमारा जो रहेगा वो ACE है, यानी कि ये वाला पूरा वाला। अब मैं तुमसे जो चीज बोल रहा हूं वो देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करूं, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, तो अब लाइन सिर्फ कौन सी देखना है, इसको मैंने नाम दे दिया P। तो अब लाइन देखना AB जो कि इस तरह से है, एंड PD, जिसमें से आपकी एक लाइन यहां से जा रही है यहां पे, जो कि C पे मिल रही है PD को, ठीक है, और इसको मैंने हल्का सा आगे बढ़ा दिया। अब एज यू नो कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। सिमिलरली ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी कहती है पैरेलल लाइंस की, बाकी इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे वो बात की बात है, ठीक ना। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब एज यू नो कि ये 30 एंगल है तो ये भी 30 एंगल होगा। किसी भी लाइन पे अगर कोई एंगल होता है ना, लाइक ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 30, क्योंकि किसी भी लाइन का अगर मैं एक एंगल देखता हूं यहां से लेके यहां तक, ये हो जाता है हमारा 180, और फिर यहां से लेके यहां तक ये हो जाता है 180। तो देखो एक सर्कल बन गया ना, सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो दोनों को प्लस कर दोगे 360 हो जाता है। अगर मैं इसको बाइफरकेट कर दूं, यानी कि दो पार्टों में अगर मैं इसको बांट दूं तो ये 90 हो जाता है, ये 90 ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे पार्ट में बांटूं और इसको बोल दूं ये 20 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये हमारा कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको तीन पार्टों में बांटता हूं जिसमें ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अब 70 और 20 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे हो रही है। अब यहां पे अगर ये 30 डिग्री तुमको एंगल दिया है, ये वाला जो कि हमें ये दिख रहा है, और ये थ्योरी से अगर हमने देखा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके बराबर में 30 डिग्री, ये आधा वाला एंगल 30 आएगा, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 60 का हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें नीचे वाले एंगल को, अब नीचे वाली दो लाइन देखते हैं जिसमें हमें दिखता है PD और EF, ठीक है। PD और EF में क्या दिखता है, यहां से एक लाइन जा रही है जो CD को यहां काट रही है, मतलब PD को यहां काट रही है, जिसमें ये वाला एंगल 30 है, सो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 30 होगा, ये वाला एंगल भी 30 होगा। और अगर ये अब ये एंगल पता नहीं है, पहली बात तो हमें, वेट अ मिनट, ये वाला एंगल हमको नहीं पता, ये वाला एंगल नहीं पता ना, हमें सिर्फ ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल नहीं पता, ठीक है। अब लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ये तीनों लाइन जब पैरेलल होती है ना, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यहाँ पे जो आगे बढ़ेगा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये पूरा 180 आएगा और ये भी पूरा 180 आएगा, तो डायरेक्टली यू कैन से कि यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट अब ये जो एंगल बड़ा दिख रहा है ये कितना बड़ा दिख रहा है और कितनी वैल्यू लेके बैठा है, ये जो एंगल तुमको बड़ा दिख रहा है ये कितना बड़ा दिख रहा है और कितनी वैल्यू लेके, ऑब्वियस सी बात है ये इसके बराबर होगा ना, 60 के बराबर होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सो 30 एंड 30 मिलके अगर देखें तो ये पूरा 60 बना देगा ना एक्स की वैल्यू, तो यही तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब अगर इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो मैंने इधर पे बना दिया एक ट्राइंगल, जिसमें मैं बोलता हूं कि ये 60 डिग्री है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि एग्जामिनर ने दिया है, देखो AC इक्वल्स टू EC, तो ये दोनों भी एंगल बराबर होंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल x, तो स्मॉल x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको कट कर देंगे तो 60 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है जो पूछा था EAC ही तो पूछा है, स्मॉल x की वैल्यू, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, तो वी कैन डायरेक्टली से व्हाट कि दोनों के दोनों इक्वल है, यानी क्वांटिटी 1 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी 2, सिंपल स्टेप है। समझ में आया या नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है और बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब 6-7th क्लास में पढ़ाई जाती है ये। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो क्या क्या प्रॉपर्टी अपने पास रखती है। जैसे मान के चलो, यहां बता देता हूं मैं, स्पेस मेरे पास खाली है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। दो लाइन पे आते हैं अब हम लोग, देखो एक लाइन है AB और एक लाइन है CD, AB और CD को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन जा रही है, ठीक है, जिसको X या Y बोल सकते हैं, XY लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो इसके कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, एंगल दिस एंड दिस, यानी कि दिस इज
एंगल 1 and 2, यानी कि 1 and 2, 1 एंगल इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, यानी जिसको हम 3 और 4 बोल रहे हैं, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 5 and 6, तो एंगल 5 एंड एंगल 6 बराबर हो जाएंगे। इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 7 और 8, तो एंगल 7 और एंगल 8 हमारे बराबर हो जाएंगे, और वही प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, तो जितने एंगल्स होते हैं मैंने सारे बता दिए, कौन कौन से कहां कहां होते हैं और कैसे वो बराबर होते हैं। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो अभी आई थिंक अगर पैरेलल के ऊपर, लाइन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली उसका आंसर कर सकते हो एंगल्स के फॉर्म में। ओके, ठीक है सर, एक बार रिपीट प्लीज, क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन में क्या रिपीट कर दूं? जो मैंने अभी ये एक्स्ट्रा बताया ये वाला, या फिर जो क्वेश्चन हमें दिया है ये वाला रिपीट करना है? कौन सा रिपीट करना है? पहले वाला जो स्क्रीन पे एक्चुअल क्वेश्चन है वो वाला? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो ए बी ए सी, ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तीनों पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं तीनों को। ठीक है, तीनों को मैंने बना दिया। अब एक लाइन तो इसको ये काटती हुई जा रही, देखो जैसा कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, जो कि मैंने किया भी था। और अगर ये इधर इधर काटता हूं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल अगर ऊपर से मैं देखूंगा, अगर ये भी इसको काट रही है तो सिमिलरली जैसे दो लाइंस को ऐसे में अगर कोई काटती है तो दो लाइंस को ऐसे में भी काट सकती है। तो नीचे इन दोनों लाइन को देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, और ऊपर इन दोनों वाली लाइंस को देखोगे ए बी और सी डी को, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। प्रॉपर्टी वही है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ये एंगल्स बराबर हो जाते हैं। यही तो चीज है बस, और क्या है, कुछ नहीं है उसमें भाई क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या किया था हमने, इस लाइन को बड़ा किया था थोड़ा सा, इस लाइन को हल्का सा बड़ा किया, इस लाइन को हल्का बड़ा किया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया था हमको, ऑलरेडी 30 डिग्री बी ए सी दिया था, तो बी ए सी यानी कि ये वाला 30 दिया है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये वाला फॉर्मेट है ना, ये वाला फॉर्मेट है। अब इसमें एंगल कौन सा दिया है, अगर इन दोनों को देखोगे तुम तो कौन सा एंगल दिया है, ये ऑब्वियसली ये वाला एंगल दिया है 30। अब ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बताओ? ये वाला एंगल इसके बराबर भी हो जाएगा, इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसके बराबर हो जाएगा तो ये 30 आ जाएगा, है ना? जैसे मैंने इसमें बताया था वैसे ही इसमें बता रहा हूं मैं कि ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे, 30 30 के हुए। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये 60 का हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 का हो जाएगा। अब ये 60 का हो गया तो तुमको भी पता है ऑब्वियसली बात क्या, कि नीचे वाले एंगल हमें नहीं पता, तो मैं इसको बाइफरकेट कर दूंगा। तो ये 30 है, इसका आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इसका आधा, ये कितना हो गया 30 हो गया। लेकिन 30 डायरेक्टली मैं काट कैसे सकता हूं, उसको 30 नहीं बोल सकता मैं, है ना? तो मैं उसको 30 नहीं बोल पाऊंगा और इसको 60 नहीं बोल पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने इसको 30 बना लिया क्योंकि ये लाइन बीच में से जा रही है इसके, सीधी सीधी बात है, क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर है और ये दोनों लाइन बराबर है ना, तो इसके ये वाले एंगल बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा हमारा कौन सा एंगल, देखो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, जिसमें ये दोनों साइड्स जो होती हैं विकल होती हैं। जैसे ए बी इज इक्वल्स टू क्या दिया है, ए सी दिया है, यानी अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके बराबर में ये जो सामने एंगल आएंगे, यानी इस साइड के सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, दैट्स वाई ये दोनों एंगल बराबर आ गए थे हमारे। ठीक है, ओके, चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है हमारे पास उसको ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो, तो आगे क्या दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है,
तो कुल मिला के ना वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो था वो हमारा बन गया इक्विलेटरल, क्योंकि दोनों वैल्यू 60-60 आ गई, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर ही आ गई। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल हमारे कितने आ गए थे, 60-60-60 हो गए थे। ये भी 60 था हमारा पूरा एंगल, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप इधर देखोगे तो एक बोटन स्टीम का क्वेश्चन है। तो बोटन स्टीम में क्या होता है, बहुत से लोगों को दिक्कत होती है सर बोटन स्टीम नहीं बनता है हमसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बोटन स्टीम सबसे इजी टॉपिक है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल x किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है भाई, x किलोमीटर वो अप स्ट्रीम अगर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या लगेगी, x माइनस बाय x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड कैपिटल y इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, ये कैपिटल एक्स बोट की स्पीड है और वाई स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम यानी कि वाटर की स्पीड है। तो अप स्ट्रीम जा रही है एक्स किलोमीटर इतने में, तो अप स्ट्रीम चला दिया इतने किलोमीटर, एंड एक्स प्लस 20 किलोमीटर जा रही है ये डाउन स्ट्रीम, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा इन इतने आज में, यानी कि प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.5, यानी कि 175/10, यानी कि कितना 5 से इसको कट कर लेंगे और 5 से इसको कट कर लेंगे, 5 से दिस इज 3 टाइम एंड दैट इज 5 टाइम अपॉन में कितना 2 टाइम, 35/2। ठीक है, 35/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर वुड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, यानी एक्स और कैपिटल वाई की जो वैल्यू है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जो वैल्यू है, इनका रेशियो इतना दिया है। ठीक है भाई, और क्या बोलता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज इतना, और डिफरेंस इतना दिया, तो इधर डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज पर आवर होगा। ठीक है, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो कैपिटल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 3 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, यानी कि 2 हो जाएगी, बस उसकी वैल्यू यहां रख दो। तो निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें x निकालना है और दूसरा जो भी है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इधर वैल्यू रखेंगे, सो x अपॉन में कितना आ जाएगा कैपिटल x और कैपिटल y, यानी कि दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, यानी कि 4, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 20 अपॉन में कितना, दोनों का सम हो जाएगा कितना 8, और इज इक्वल्स टू 35/2। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे बचेगा कितना 2x, और प्लस में कितना आ जाएगा x प्लस 20, और इक्वल में आ जाएगा 35/2। 2 से दिस इज हमारा कितने टाइम 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 70 का डबल कितना हो जाएगा 140, है ना। सो ये कितना हो गया हमारे पास 3x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 140, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना 120, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, x की वैल्यू 40 होगी, यही निकालना था, पहली क्वांटिटी 40 आ गई। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस द मोटर बोट विल ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 5 hours 15 मिनट। तो 5 hours तो ऐसे रहेंगे, 15 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से डिवाइड, यानी 5 से दिस इज 4 टाइम, यानी कि कितना हो जाएगा 5 होल 1/4 hours, है ना। नाउ 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21/4 hours, इतने टाइम में अगर बोट जाती है डाउन स्ट्रीम में तो कितनी डिस्टेंस कर लेगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, दोनों का सम, यानी कि 8, और टाइम कितना है 21/4, तो 4 से इसको कट कर देंगे 2 टाइम, सो दैट इज इक्वल्स टू 42 किलोमीटर। तो जो क्वांटिटी 2 है वो कितनी आ रही है 42 किलोमीटर, तो क्वांटिटी फर्स्ट इज लेस देन क्वांटिटी 2, सिंपल इज दैट, है ना। क्वांटिटी फर्स्ट इज लेस देन क्वांटिटी 2, तो लेस देन अगर है तो ऑप्शन नंबर सी हुआ ना आंसर दोस्तों। ये कहां से हो रहा है तुम लोगों का, ये कैसे हो रहा है आंसर, सी होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा। नाउ दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस यहाँ पे जो इसमें चेंजेस है वो सी डी है, ये सी बी है ये, ठीक है, बस और कुछ चेंजेस नहीं है। इन द गिवन रेक्टेंगल ए बी इज इक्वल्स टू 12, सी बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जो कि दिया भी है फिगर में, अगर आप देखोगे तो ध्यान से, ए एफ बराबर एफ बी, तो ए एफ बराबर एफ बी, यानी कि मिडल पॉइंट है एफ ए बी का, एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई डी, ए ई इज इक्वल्स टू ई डी, यानी ई जो है वो मिडल पॉइंट है ब्रेथ का, लेंथ का जो मिडिल पॉइंट है वो एफ है, और ब्रेथ का जो मिडिल पॉइंट है वो ई है। ठीक है, सर स्पीड का डिफरेंस स्टिल वाटर एंड स्टीम का बोला है ना, देख लेते हैं भाई क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं।
एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर बात हो रही है इनकी स्टिल वाटर की और स्टिल वाटर के बाद स्पीड ऑफ स्टीम की, तो इन्हीं की स्पीड का डिफरेंस बोला है वो, समझ में आया, इन्हीं का बोला है वो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस नहीं बोला है दोस्त, समझो क्वेश्चन। चलो, तो ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा बहुत आएगा, है ना। अब वो मजा क्यों आएगा वो मैं बताता हूं। देखो, करूं इसको एक्सप्लेन में, बहुत तेजी से कर सकते हो इसको। रेक्टेंगल है ना, बस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद रखना सारी की सारी, अब भी हाल आंसर आ जाएगा तुम्हारा बिना पता करे। देखो, इफ द रेक्टेंगल, इफ इन द गिवन रेक्टेंगल, मतलब जो भी है यार, है ना, ए बी इक्वल्स टू 12, सो दिस इज ऑल्सो 12, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है तो ये दोनों 12 12 हो जाएंगे। सी बी इक्वल्स टू 8, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए एफ बराबर एफ बी, यानी ए एफ ये रहा, एफ ये ना बराबर एफ बी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी अगर 12 है ना तो ये आधी आधी 6 और 6 हो जाएंगे, 6 यहां तक और 6 यहां तक, अगर एफ यहां पे है और वो एफ यहां है भी, तो एफ से आधा पार्ट यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 6, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ए बराबर ईडी दिया है, तो ए बराबर अगर ईडी दिया है तो ये 8 सेंटीमीटर आ चुका है, अगर 8 सेंटीमीटर ये आ चुका है तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, करना है इसमें व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो शेडेड रीजन आ रहा है ये वाला, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन ये आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से अगर तुम देखोगे तो बहुत सटीक क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शेडेड वाला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि क्वांटिटी फर्स्ट। अब शेडेड रीजन अगर तुम्हें निकालना है तो शेडेड में एक तो पहले ये वाला पार्ट आता है, अगर ये वाला पार्ट आता है तो तुमको पता है कि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है भाई, रेक्टेंगल के चारों कोनों पे जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है, सिमिलरली स्क्वायर में भी, तो ये 90 बन गया। अब अगर तुम ट्राइंगल सीईडी को देखोगे, ट्राइंगल कौन सा, सीईडी, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो इसको मैं बना देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज सी, सॉरी दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, सी डी ई बन गया, जिसमें डीई की जो वैल्यू है, डीई तो यार यहाँ पे है ना, दिस इज थोड़ा सा नीचे बना, बेस क्या है डीसी, सो दिस इज डीसी और दिस इज ई, ठीक है, ये सही है। सो डीई क्या हो जाएगी, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इसका बेस 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट कितनी है 4 इंटू बेस यानी कि 12, यानी 2 से कट जाएगा कितने के बाद 2 टाइम यानी 24। इस वाले पर्टिकुलर रीजन की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी पूरा शेडेड नहीं आया लेकिन अब हमें ये वाली निकालना है वैल्यू। अब ये वाली कैसे निकालोगे, देखो ये भी मैं बताता हूं। तो एक देखना ये बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा, ठीक है, और एक देखना ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। अब अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हो तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ये कहीं ना कहीं तुम देखोगे तो रेक्टेंगल का आधा पार्ट है ना, ये जो बड़ा ट्राइंगल मैं देख रहा हूं ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ये क्या है, ये रेक्टेंगल का पूरा आधा पार्ट है कि नहीं है, है कि नहीं है, आधा पार्ट है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि 12 इंटू 8, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, एल की वैल्यू है 12 और ब्रेथ की वैल्यू है कितनी, 8, तो ये तो हो जाएगा 12 इंटू 8, ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया है, बट हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें आधा चाहिए, तो ये आधा कर लो इसका, तो ये 6 टाइम यानी कि 48। अब ये आधा जैसे ही किया तो ये 48 हो गया इन दोनों का मिला के, इन दोनों का, इसका और इसको मिला के 48 आ रहा है, ठीक है। जिसमें से मैं क्या करूंगा, ये व्हाइट वाला पोर्शन हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। व्हाइट वाला पोर्शन में कैसे हटाऊंगा, अगर देखोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसका बेस है 6, हाइट है 8, यानी कि 1/2, 6 इंटू 8, हाइट इंटू बेस, तो 2 से दिस इज 3 टाइम, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। तो इस व्हाइट वाले पोर्शन की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, ये पूरे इन दोनों की कंबाइंड 48 आ रही थी, अभी निकाली थी, तो 48 में से 24 जाएगा तो बचेगा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सुनो बहुत ध्यान से, अगर हाफ ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था, सॉरी हाफ रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा था, तो हाफ रेक्टेंगल का एरिया कितना है, पूरे का रेक्टेंगल का एरिया है 12 इंटू 8, तो हाफ का कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी इन दोनों का एरिया मिला के कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो हाफ है ना, आधा ऊपर भी तो है, ये हाफ ही तो है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और जैसे ही 48 हो जाएगा तो ब्लैक वाला 24 इसमें से हटा देंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ब्लैक ब्लैक यानी कि शेडेड वाला जो आ रहा है वो दोनों ब्लैक कितने, 24 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और व्हाइट वाला भी कितना आ रहा है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी कैन डायरेक्टली से क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। कैसा लगा ये क्वेश्चन? नाइस ना? चलो, अब इसको करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। देखो, अब इसको करने का एक और तरीका बताऊंगा, उसको देखिएगा आप। देखो, यहां पे मुझे पता है कि इसको मैंने सबसे पहले आधा आधा कर दिया दोनों को। ठीक है, इन दोनों को मैंने आधा आधा कर दिया। यहां पे एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, 12 एंड 8 वाला, यानी 1/2 इंटू 12 इंटू 8, यानी 2 से कट करेंगे तो 6 टाइम यानी 48 स्क्वायर। यानी आधे रेक्टेंगल की जो वैल्यू है इसको और इसको मिला के 48 स्क्वायर आ जाएगी। और सिमिलरली ये भी आधा और आधा मिला के कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जहां तुमको पता है ये व्हाइट वाले का पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, व्हाइट वाले का आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8, यानी कि 2 से दिस इज 3 टाइम यानी कि 24। ये 24 आ गया तो ये भी 24 आ गया। यहाँ पे ये ब्लैक वाला तुम निकाल सकते हो कैसे, 1/2 इंटू 4 इंटू 12, तो दिस इज 2 टाइम यानी कि दिस इज 24। तो ये 48 तो दिस इज ऑल्सो 40, ये 48 है तो ये 24 हो गया तो ये भी 24। तो देखो सिर्फ ये 3 चीजें करना है, तुम्हारा ये आंसर निकल सकता है। ये चीजें तो सिर्फ इसलिए बता दी जिससे आपको बेसिक पता पड़ जाए मुझे। तो वो जो पहले वाला था वो डिटेल में था, बट अभी जो ये वाला है ना ये बिल्कुल शॉर्ट है, और ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। ठीक है भाई, अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो ऐसे कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोलता है इधर पे, इन अ फैमिली of 3 members ABC, the difference between A's age and B's age is same as the difference between B's age and C's age। ठीक है भाई, तो कोई भी बड़ा छोटा ले लो, बात बराबर ही है। सर आप एक बार प्रॉपर्टी बता देना जो इंपॉर्टेंट है यार। प्रॉपर्टी अब मैं ऐसे कैसे बता दूं, इंपॉर्टेंट है देखने के ऊपर है ना यार। तो मैं देखना चाहिए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर अगर हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें दिखना चाहिए। मैं अभी इसलिए ये सारी चीजें करा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं और ये बना सकते हो आप एग्जाम में जाके। इसलिए अभी अभी के जितने भी सेशन होंगे ना इस पूरे बैच में आपको ऐसे ही मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको बनाना है, जो मस्ट है ना। बाकी अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो मैं आपको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जो आपके एग्जाम में आएंगी, बट वो याद करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको लगाओगे नहीं, और लगाने का टाइम है नहीं अभी दोस्त, मैं सच बताऊं तो क्वेश्चन लगाने का टाइम है नहीं कि आप सोचो कि मैं ज्योमेट्री खोल के बैठ जाऊं। नो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है उस चीज का, है ना। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, करते हैं फिर। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करता हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। In a family of 3 members A, B, C, the difference between A's age and B's age is same as the difference between B's age and C's age। यानी A और B का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू B एंड C का। लेकिन सर ऐसा भी तो बोल सकते हो आप कि B और A का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे C एंड B का हो जाए। तो सर यहाँ पे B और C क्यों नहीं लिया, यहाँ पे अगर B और C ले लोगे तो B से B कट जाएगा, तो कोई मतलब हुआ उस चीज का, नहीं। तो C माइनस B। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना। तो ये C यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, तो 2B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस C। यहाँ पे देखो B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा, तो 2B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस C। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आज आपको एक कराया भी था, याद है, रैंकर्स नीति चैनल पे कराया था। चलो, सो यानी कि कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये मेरे पास निकल के आ गया इक्वेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे क्या बोलता है वो, आगे बोलता है द एवरेज ऑफ देयर एज इज 45 ईयर्स एंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज इतना। यानी जो भी एल्डेस्ट होगा ना उसकी एज जो होगी वो होगी 60 ईयर्स, एंड जो इनका एवरेज है वो 45 है। अब 4 लोग हैं ना ये लोग, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी 3 लोग हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एवरेज है वो 45 है, यानी डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45, यानी 45 इंटू 3 135।
यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 135, जबकि तुमको पता है ac की वैल्यू है 2b, तो यहाँ पे 2b रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3b, 3b इज इक्वल्स टू 45 इंटू 3, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, अब b की वैल्यू जैसे ही 45 आ गई मैंने यहां रख दी, तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 90। इसमें से एक बंदा है 60 साल का और एक बंदा हो जाएगा 30 साल का, क्योंकि जो भी 60 का होगा वो एल्डेस्ट हो जाएगा। अब वो मुझे नहीं पता वो ए है या फिर सी, क्योंकि बोला गया था। तो तीन एज निकल के आ गई हमारे पास, 45 डेफिनेट है बी के पास है। अब 60 और 30 जो है वो किन के पास ऐड होगा। क्वांटिटी फर्स्ट क्या कहती है, क्वांटिटी फर्स्ट कहती है व्हाट इज द एज ऑफ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो व्हाट इज द एज ऑफ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, 30 ईयर्स, क्वांटिटी फर्स्ट हो गई। 14 years ago, what was the average age of smallest member and that of the eldest member in the family? तो देखो सिंपल सी बात है, अभी इनकी स्मॉलेस्ट एंड एल्डेस्ट की जो एवरेज एज जो है वो कितनी है 90 है, इनका एवरेज कितना है 45 है, इनका एवरेज कितना है 45 है। तो 14 साल पहले इनका एवरेज कितना हो जाएगा, अभी एवरेज कैसे निकाला मैंने, जस्ट 2 से डिवाइड कर दिया, तो 14 साल पहले कितना हो जाएगा, इस एवरेज में से माइनस कर दो 14, तो कितना आ जाएगा इधर पे 39, 39 नहीं सॉरी 29, 29 नहीं 31, सॉरी 31 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ठीक है ना, हो गया आंसर, क्या दिक्कत है। तो प्रेजेंट का एवरेज निकालो और जितने भी साल का पहले का पूछा है उतना लेस कर दो, या आगे का पूछा है बाद का पूछा है तो उतना प्लस कर दो, अदरवाइज कुछ नहीं करो। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये अभी एक बंदा एल्डेस्ट वाला 60 का था, ये 30 का था, 14 साल पहले ये -14 करोगे, -14 करोगे, करोगे ना। ठीक है, -14 दोनों में से करोगे, फिर इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, -14 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो, यहाँ पे -14 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो, उन दोनों का क्या करोगे, सम करके 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज तभी आएगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे कर दिया ना, 60 -14 प्लस 30 -14, प्लस वाले अलग लिख लिए मैंने, 60 प्लस 30 माइंड में कर लिया ये, और -14 प्लस 14 माइनस कॉमन लेके, अब डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं ना, तो ये 90 का हो जाएगा 45, और ये 14 एक दो बार है ना, तो एक बार बचेगा -14, यही तो किया मैंने। और ये पूरी प्रोसेस जो ये है ना, ये पूरी प्रोसेस मैंने दिमाग में कर ली, और यही तो करना होता है। बुझे या नहीं बुझे, जल्दी से बताएं फटाफट। आज यार लेकिन स्टूडेंट कम लग रहे हैं मुझे, वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए क्या, मजा सा नहीं आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, मिक्सचर के ऊपर आ गया। राहुल बोला इनिशियल क्वांटिटी सेम होगी सर मिल्क एंड वाटर की। अब ये तो यार क्वेश्चन पढ़ूंगा तब देखूंगा मैं, अभी तो आप लोग ही करो। या कुछ एरर होगा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि मुझे तो एरर नहीं लग रहा। हम्म, बोले फटाफट बोले, क्या हो सकता है आंसर। टफ लग रहा है क्या तुमको, बताओ। वैसे टफ है नहीं, मैं आपको बताऊं, बस आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो।
क्वांटिटी 2 बोल रहे हैं कि 130 आ रहा है, अब 1 क्यों नहीं आ रहा है फिर? क्वांटिटी 2 अगर आ रहा है तो फर्स्ट भी आना चाहिए ना। ना चेक करते हैं। 10 लीटर ऑफ वाटर वर ड्रॉन फ्रॉम द कास्क फुल ऑफ वाटर। ये पूरा का पूरा वाटर से भरा है, समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही भरा है फुल, है ना। उसमें से 10 लीटर वाटर निकाल दिया जाता है। इट वॉज फिल्ड विथ 30 लीटर ऑफ मिल्क, देन द कंसेंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर बिकम इतना। सुनना, तो सबसे पहले अगर मैं वो टैंक देखता हूं या कास्क देखता हूं तो वो कितना है, वो क्या है उसमें। ये जैसे मान के चलो मैंने एक वो बर्तन बना लिया जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूरी तरह से फुल है। और किससे फिल है? ये पूरी तरह से वाटर से फिल है। तो यानी कि इसमें x लीटर वाटर होगा। तो इनिशियली जो वाटर है इसमें वो कितना है? x लीटर। लेकिन इसमें क्या बोला उसने कि 10 लीटर वाटर इसने इधर से निकाल लिया। तो अब वाटर कितना बचा इधर पे? x माइनस 10। या बोल सकते हैं हम लोग मिक्सचर ही x माइनस 10 है, मतलब क्वांटिटी उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ही था। तो अब जो भी बचा उधर पे, जितना भी उधर पे जो सॉल्यूशन बचा है या लिक्विड है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है। तो वाटर x माइनस 10 बचा, या फिर वी कैन से कि वहां पे जो सॉल्यूशन है वो x माइनस 10 ही है। ठीक है। अब 10 हटाने के बाद हुआ क्या? इट वॉज फिल्ड विथ 30 लीटर ऑफ मिल्क। यहां पे 30 लीटर इसमें मिल्क डाल दिया। तो मिल्क जैसे ही आया तो मिल्क कितना आ गया इसमें? 30 लीटर आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं जो मिक्सचर है, मिक्सचर कितना हो गया? x माइनस 10 प्लस 30, यानी कि x प्लस 20 लीटर। ये मिक्सचर हो गया जिसमें मिल्क कितना है हमारा एंड वाटर कितना है हमारा। मिल्क है हमारा 30 लीटर और वाटर है हमारा x माइनस 10 लीटर। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ रही है ना? जल्दी बताओ फटाफट, ये चीज क्लियर हुई यहां तक या नहीं हुई? नाइस। नाउ अब यहां पे क्या बोला जाता है? अब जैसा ही ऐसे होता है तो क्या होता है? देन द कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 20%, यानी 20%। अगर मैं मिक्सचर का 20% करता हूं ना तो वो मिल्क आ जाता है। तो मिक्सचर का 20% यानी x प्लस 20 का 20% अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास वो मिल्क आ जाएगा। और मिल्क है कितना? 30 लीटर है। 20% को बोलते हैं 1/5, और 1/5 बोलते हैं तो इधर पे चला जाएगा। तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 130। अब x क्या था? x था इनिशियली जो यहाँ पे वैल्यू है, और x लीटर ही तो इसमें वाटर था, क्योंकि कंप्लीटली ये वाटर से ही फिल था। तो क्वांटिटी ट्रू निकल जाएगी हमारी। कैसे? व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कास्क? तो ओरिजिनल क्वांटिटी x लीटर थी, यानी कि 130। तो सेकंड क्वांटिटी की जो वैल्यू आ रही है वो 130 आ रही है। बट हमें फर्स्ट क्वांटिटी भी तो निकालना पड़ेगी ना, तब तो हम आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट क्वांटिटी क्या कहती है? नाउ अब यहां पे बोलता है अगेन, हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विद 10 लीटर ऑफ द मिल्क सो द कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर बिकम 60%। यानी कि अब मुझे यहां पे मिक्सचर आउट करना है। हाउ मेनी लीटर मिक्सचर आउट में करूंगा? मैंने लेट कर लिया कि मैं y लीटर मिक्सचर क्या कर लूंगा? इसमें से आउट कर लूंगा। ठीक है, y लीटर मिक्सचर क्या कर लूंगा? आउट कर लूंगा। अब ये जो y लीटर मिक्सचर आउट होगा वो किस तरह से होगा? तो अभी जब तक फाइनली कंडीशन में देखूं तो यहाँ पे मिल्क मेरा 30 हो चुका था, और वाटर कितना हो जाएगा? 130 माइनस 10 यानी कि 120 हो चुका था। तो इनका रेशियो कितना हो गया है? इनका रेशियो 1:4 हो गया है। मिल्क टू द वाटर रेशियो कितना है? 1:4 है। तो ये जो वाटर हमारा लेट आउट कर रहा हूं मैं, मतलब जो बाहर आउट कर रहा हूं, उसको y ना मान के मैं 5 मान लू, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये 5 की यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5y, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी y, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4y। तो ये 1 यूनिट क्या है? मिल्क, और 4 यूनिट क्या है? वाटर। तो मिल्क कितना निकल जाएगा इधर से? y लीटर, यानी कि 30 माइनस y। ठीक है, और वाटर कितना निकल जाएगा इधर से? वाटर निकल जाएगा 4 यूनिट, यानी कि 4y। कितना था वाटर? 120, तो निकल जाएगा माइनस 4y। और जैसा ही ऐसा मैं करता हूं तो यहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है मिक्सचर में वो कितना हो जाता है? 60%। तो कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन यानी टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? 100% होती है, जिसमें से 60% अगर वाटर हो जाएगा तो 40% रिमेनिंग क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा ना। तो 60% तो हो गया हमारा वाटर, ठीक है, तो 40% हो जाएगा हमारा मिल्क। दोनों को करा दो डिवाइड, और जैसे करूंगा तो ये आ जाएगा कितना? 2/3। 2/3 आ गया ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3y, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा तुम्हारा 240 माइनस 8y। ठीक है, सो ये 8y मैं इधर ले जाऊंगा तो बचेगा कितना? 5y, और इक्वल में बचेगा मेरा कितना? 240 माइनस 90। कर लेता हूं 240 माइनस 90, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा ना। सो दैट इज 150।
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 50। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि यहाँ पे कितना लीटर और रिप्लेस किया जाए। तो कितना रिप्लेस कर रहा हूं मैं, 5 बाय रिप्लेस कर रहा हूं ना, 5 बाय रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। नहीं, ये हमारा 150 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन इज दैट कि जब मैं इधर पे हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विथ 10 लीटर ऑफ द मिल्क, यानी मिल्क इधर बढ़ जाएगा। मतलब पहले जितना मैं निकाल रहा हूं ना, उतना ही मैं क्या कर दूंगा, 10 लीटर मिल्क डाल दूंगा। मतलब 5 बाय मैं निकालूंगा तो जरूर, 5 बाय मैं निकालूंगा जरूर, बट यहाँ पे 10 लीटर में क्या डाल दूंगा, मिल्क डाल दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही 10 लीटर तुम मिल्क डालोगे, जैसे वाई पार्ट निकला तो 10 लीटर मिल्क भी तो डालो। तो यानी कि ये हो जाता 40, 43 हो जाता 120, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है ये हमारा 120। तो 5 बाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 120। तो कितना रिप्लेस किया है तुमने, 5 बाई की वैल्यू आ जाएगी 120। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू हो जाएगी 120। सो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। गलती मत करिएगा, पूछे। क्लियर हुआ। ये छोटी सी गलती हो सकती है एग्जाम में, और ये गलती ऐसी है दिखेगी नहीं तुमको, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। मीटर एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। नाइस क्वेश्चन। तो एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें होता क्या है, इसमें ये दो साइड इसकी इक्वल हो जाते हैं। तो इसका बेस दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी गई है, हाइट तब होती है जब 90 डिग्री का एंगल होता है, वो दी गई है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, कभी भी हाइट जो आएगी ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की, मैं प्रॉपर्टी बता दूं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती बनाती है, और साथ में इनको क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। यानी कि 12 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल जो छोटा सा मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो जिसमें हाइट मुझे दी गई है कितनी, 10, बेस दिया गया है उसका छोटे वाले ट्राइंगल का 6, तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि इसको मैं लेंथ बोल सकता हूँ। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, यानी कि 36। मतलब 10 स्क्वायर एंड 36, 10 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 36। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया रूट में 136। क्लियर हो गया। रूट में 136 का मतलब क्या होता है कि लाइक मैं यहां से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकता हूँ, कि लाइक हाइपोटेनस की जो वैल्यू है रूट में 4, अगर मैं इसमें से स्प्लिट कर लूं तो बचेगा क्या, 4 3 और 4 4, ठीक है ना। तो ये मेरा बाहर आ जाएगा 4, तो बचेगा क्या, 2 रूट 34। अब ये ब्रेक नहीं होगा, तो हाइपोटेनस जो है वो आ गया कितना, 2 रूट 34। अब एज यू नो कि ये दोनों साइड इसमें इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 रूट 34, ठीक है ना, 2 रूट 34। अब मुझे निकालना है इसका पेरीमीटर, क्योंकि इसमें पूछा था, पेरीमीटर पूछा ना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां से चालू करके वापस यहीं तक आ जाओ, तो यहां से यहां चले 2 रूट 34, यहां से यहां तक चले 12, यहां से यहां तक चले 2 रूट 34। तो 2 रूट 34 इज इक्वल्स टू 4 रूट 34, और प्लस में कितना आ गया, 12 आ गया। सो दैट इज द क्वांटिटी फर्स्ट, दैट इज द क्वांटिटी फर्स्ट। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी कि इसकी वैल्यू लगभग लगभग क्या हो सकती है, ठीक है। बाकी क्वांटिटी सेकंड देखते हैं पहले, है ना। तो क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्वांटिटी फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्वांटिटी फर्स्ट हमारा आ चुका है 4 रूट 34 प्लस में 12। कुछ अगर दिक्कत है तो बता सकते हो जल्दी से, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाली क्वांटिटी। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है तुम्हारे पास जिसकी जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ a rectangle is drawn the length of which is equal to the diagonal of the square, यानी कि यहां पे कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, ये डायगोनल हो गया इसका, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल जो है किसका, स्क्वायर का। देखो अ रेक्टेंगल इज ड्रॉन द लेंथ ऑफ विच इज इक्वल्स टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का डायगोनल ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अगर ये इसकी लेंथ हो जाएगी, मैं इसकी साइड 8 सेंटीमीटर इस साइड लिख देता हूं, तो कुछ इस तरह से मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं कि रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है। अब वो कहां टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है या और आगे निकल रहा है, मुझे नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। एंड विड्थ इज इक्वल टू द सर्कम रेडियस ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर की सर्कम रेडियस जानते हो क्या होती है, देखो
सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है, दो तरह से स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग, एक होता है तुम्हारा इनर रेडियस और एक होता है तुम्हारा सर्कम रेडियस। अब तभी तो मैं बोल रहा था ना कि सर्कल का कहीं ना कहीं यूज है क्या, स्क्वायर में होता है। कैसे होता है, ये अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहां पे बनेगा मेरा स्क्वायर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सर्कल। ये सरकम सर्कल मतलब इसके जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, पर्टिकुलर किसी आइडेंटिकल फिगर्स को, उसके एजेस को टच कर रही है। कैसे, अगर मैं तुमसे पूछूं ये, तो इसका सरकम सर्कल ये बनेगा, ठीक है ना, ये सरकम सर्कल बन जाएगा। तो ये आइडेंटिकल फिगर जो इसके अंदर इंस्क्राइब है, ये इसकी एजेस को टच कर रहा है। क्या टच कर रहा है, इसका सरकमफ्रेंस, है ना। तो ये हो जाता है हमारा सरकम सर्कल। इस पूरी प्रॉपर्टी को सरकम सर्कल कहते हैं। एक होता है हमारा इनर सर्कल, तो वो कैसे होता है, ये सर्कल बना दिया और ये मैंने इसका स्क्वायर बना दिया। दोनों चीजें मैं बताता हूं, ठीक है, ये दोनों चीजें बताता हूं। यहां से निकलती है तुम्हारी सरकम रेडियस और यहां से निकलती है इनर रेडियस। तो इनर रेडियस जो निकलती है वो कैसे निकलती है, अगर मैं यहां से यहां तक मार दूं तो ये भी तो साइड होगी, अगर ये ए है सो दैट इज ऑल्सो ए, तो इसका आधा कर दूंगा यानी कि a/2, यानी साइड का हाफ। साइड का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो वो आ जाती है रेडियस ऑफ सर्किल, अगर वो अंदर बना यानी इनर रेडियस। अच्छा, सरकम रेडियस कैसे निकलती है, इसके लिए मुझे डायगोनल बनाना होता है और डायगोनल का हाफ कर देता हूं, क्योंकि डायगोनल जो है वो सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस जाता है। तो डायगोनल का जैसे ही मैं हाफ कर देता हूं तो मेरी रेडियस आ जाती है, यानी कि सरकम रेडियस जो आती है, सरकम रेडियस जिस वर्ड का यहां यूज किया है, वो निकलती है तुम्हारी साइड का, सॉरी डायगोनल का हाफ, यानी स्क्वायर के डायगोनल का हाफ। स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, डायगोनल उसका हाफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही तो बोला है। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, एज यू नो कि अगर इसकी साइड इतनी है तो ये a√2 हो जाएगा, और स्क्वायर के डायगोनल का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो ये रेडियस आ जाती है उसकी, है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सरकम रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि 4√2। और जो सरकम रेडियस है ना वो किसके इक्वल है, उसकी विड्थ के इक्वल। किसकी विड्थ के इक्वल, यानी कि जो रेक्टेंगल बनेगा, यानी रेक्टेंगल की बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4√2, और रेक्टेंगल के लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 8√2, क्योंकि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो स्क्वायर का डायगोनल ही तो है, सो दैट इज इक्वल्स टू 8√2, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 8√2, बी की वैल्यू हो गई 4√2, तो दैट इज इक्वल्स टू 12√2, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 24√2। नाउ अब मुझे यहाँ पे ये वैल्यू देखना पड़ेगी, ये वैल्यू कहां तक जा रही है, बिकॉज क्वांटिटी 1 की वैल्यू ये आ रही है और क्वांटिटी 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 24√2। अब ध्यान से समझिएगा, समझ में आ गया, क्वांटिटी सेकंड समझ में आ गई, सरकम रेडियस कैसे निकलती है, इनर रेडियस कैसे निकलती है, अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो। बूझे या नहीं बूझे, ठीक है, नाइस। नाउ अब मैं आ जाता हूं यहां पे। अब मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। अब इसकी वैल्यूज तो आ गई रूट के फॉर्म में, बट मुझे वैल्यूज ना इसकी आंसर नहीं दे रही, मतलब मुझे पता नहीं पड़ रहा बड़ा क्या होगा छोटा क्या होगा। अब एज यू नो 24 को ऐसे ही रहने दो, √2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है ना। तो 1.41 को मैंने क्या ले लिया, 1.4 ले लिया। 14 2 28 0, और 14 4 56, तो 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि वी कैन डायरेक्टली से 33.6 अप्रोक्सीमेटली, 33.6। इससे ज्यादा नहीं जा सकता, 34 भी नहीं हो सकता, ये चाहे कोई सा भी कैलकुलेटर यूज कर लेना, 34 नहीं बन पाएगा ये, यानी ये रहेगा 33 की ही रेंज में, 33.7 33.6 के आसपास। ये क्वांटिटी 2 हो गई। क्वांटिटी फर्स्ट देखते हैं। अगर मैं बोलूं तुमसे कि √36 अगर होता तो ये 6 दे देता, आपने बोला यस, तो मैंने बोला कि ये √34 है, तो यानी 6 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले लेता हूं मैं। तो 6 से कम कितनी लोगे सर आप, मैंने बोला कि भाई इसको तोड़ लेते हैं, 17 इंटू 2 बोल लेते हैं, √2 को बोल देते हैं 1.4, राजी हो ना, और 17 को बोल देते हैं हम लोग 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, है ना। 17 क्योंकि 16 के आसपास आ गया ना, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 4, और ये दे देगा हमको 1.4, है ना। सो 1.4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 यानी 5.6, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। इससे हल्का सा और बढ़ा देता हूं मैं अपनी तरफ से, यानी कि मैंने इसको बोल दिया 5.7, दैट इज इक्वल्स टू 5.7। तो √34 की वैल्यू 5.7 यहां पर रख दूंगा, तो 4 इंटू 5.7, और प्लस में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 228, यानी 22.8, प्लस में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा।
और 12 का जैसे इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34.8 आ जाएगा। 34.8 मैंने बताया था ये 34 कभी नहीं बन सकता, और ये 34 बन गया, इससे बड़ा ही जाएगा। अगर तुम एग्जैक्टली 5.6 भी लेते ना तो भी ये 34 तो बन ही जाता, 5.6 एग्जैक्टली, जबकि 5.6 एग्जैक्टली नहीं आएगा, उससे बड़ा ही आएगा। तो यानी कि ये 34 हो रहा है, यानी डायरेक्टली से वी कैन से व्हाट, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। कैसा लगा ये क्वेश्चन? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कंसेप्ट के साथ साथ आपकी जो थिंकिंग होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, या कैलकुलेशन जो होती है, वो भी इसमें बहुत काम कर रही है। मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा या ठीक है, सोवन सोवन था, मजा नहीं आया सर, ऐसा कुछ था। क्योंकि विदाउट कंसेप्ट आप इसे कर नहीं सकते, और कर भी लिया, अगर कर भी लिया तो वो रूट की कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि कैसे उसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये रियल एग्जाम के क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जस्ट कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो जाए उसके लिए हम लोग ने ये क्वेश्चन लिया है, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो। वेरिएबल के फॉर्म में एम है, एन है, एम है, एन है, एम है और एन है, जबकि आपको पता है कि एम इज ग्रेटर देन जीरो एंड एन इज लेस देन जीरो, यानी एन जो है वो हमेशा माइनस में आएगा और एम की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बिकॉज वो ग्रेटर देन जीरो है, ये लेस देन जीरो है। ठीक है भाई, तो हमें बताना है क्वांटिटी 1, 2 एंड 3 कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्व करता हूं मैं डायरेक्टली, है ना, क्योंकि आपको आंसर करने में भी हो सकता है टाइम लग जाए, मैं करेक्ट अप्रोच बता देता हूं नाउ। सबसे पहले नंबर्स के देखो, 360 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 24, तो 360 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 24, ये 3 टाइम चला जाएगा और ये हो जाएगा 72। ये तो हो गया नंबर। अब आ जाओ एम एन पे, तो सबसे पहले एम को पकड़ लो, तो एम डिवाइडेड बाय एम माइनस का, तो एम कितना है, 7 है, और डिवाइडेड बाय एम माइनस का 2 है, तो जब भी डिवाइड होता है तो ये अपॉन में आ जाएगा। सो एम 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, एम माइनस 2, और जब भी अपॉन में होता है और बेस सेम होते हैं और पावर क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है उनका, यानी कि घटा देते हैं उनको, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो एम की पावर 7 माइनस माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 ऑलरेडी से था, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, मतलब एम की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का 9। ठीक है, अब आगे जाके जैसे तुम m को देखोगे तो ये वाला m मल्टीप्लाई में, और ये कितना दिया है, m की पावर -4, और जैसे ही -4 दिया है तो तुमको पता है कि बेस जब सेम होते हैं और मल्टीप्लाई की प्रोसेस होती है तो इन दोनों का एडिशन हो जाता है। तो m की पावर 9 प्लस 4 में करना चाह रहा था, बट ये माइनस में तो इसलिए माइनस कर दिया, तो m की पावर 5 हो गई, सिंपल m की पावर 5 बची। ठीक है, अब आ जाते हैं n के पास, तो अब n को मैं इतना सब नहीं करूंगा, एग्जाम में ये नहीं करना होता है। n को देखो, ये 9 है, डिवाइड में माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड में जैसे ही 3 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा n की पावर 6, n की पावर 6, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो n की पावर 10, ये करना होता है एग्जाम में। जैसे क्वांटिटी फर्स्ट चल रही है, अब आ जाओ क्वांटिटी 2 पे, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं। 240 16 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 3 नीचे आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब x की पावर 9 है, डिवाइड में 4 है, तो यानी कि ये हो जाएगी 5, और डिवाइड में माइनस का फिर से 2 है, तो ये हो जाएगी, माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 7, x की पावर 7। y की पावर देख लो, y की पावर कितनी है, 7 है, डिवाइड में जाएगी 3 तो माइनस हो जाएगी, 4 बचेगी, और फिर से डिवाइड में जाएगी तो 1 बचेगी, तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड y की पावर 1 बचेगी। खत्म हो गया, क्वांटिटी 3 आ जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। अच्छा हाँ यार, ये 3 डिवाइड में है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये 3 डिवाइड में है, ये वैल्यू बदलेगी। यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, 240, डिवाइड में आ जाएगा तुम्हारा 16 into 3। ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 97, और ये आ जाएगा तुम्हारा इस तरह से। बताइए ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यस और नो, फटाफट बताओ। ठीक है, किसे कंफ्यूजन होता है इस चीज में, देखो अब जैसे आपके पास ये दिया है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, a अपॉन बी इंटू सी कर देते हैं, या फिर
ए अपॉन बी कर देते हैं और उसके अपॉन में सी कर देते हैं और ये सी ऊपर पहुंच जाता है, यानी ए सी अपॉन बी कर देते हैं। ये वाला सही है या ए अपॉन बी इंटू सी ये वाला सही है? अगर मैं इसको पूछता हूं तुमसे तो बताइए, ये फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? बताइए समझदार लोग। फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? फर्स्ट 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 फर्स्ट। क्यों होता है ऐसा, जानते हो क्यों होता है ऐसा? सब कह तो रहे हैं फर्स्ट वाला, लेकिन क्यों होता है? पता है क्या आपको? बताओ। इंटू वन अपॉन बी वन अपॉन सी, एग्जैक्टली रुद्रा। जब भी ये चीज आती है तो हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जब भी ये चीज आती है तो हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे 3 मल्टीप्लाई में कभी भी 3 आते हैं तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो। पहले वाला जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, उसको वैसे ही रहने दिया मैंने। दूसरे वाले का 60 मल्टीप्लाई में डाला, 3 मल्टीप्लाई में डाला, और उसके बाद जो भी x की पावर 4 में था और y की पावर 3 में था उसको डाला मल्टीप्लाई में, किसके साथ? x की पावर -2 y की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 60 से 4 टाइम यानी 4/3। ठीक है, नाउ x की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे नीचे कितना बचेगा पहले देखो, x की पावर ओनली बचेगा 1 और ऊपर जाके इसमें से लेस हो जाएगा तो बचेगा x की पावर 8। और y की पावर क्या बचेगा? नीचे बचेगा तुम्हारा 6 और ऊपर बचेगा कितना? 7 - 6 यानी कि 1। ठीक है, नाउ अब आज आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीधा सीधा डिवाइड में जाएगा, लेकिन पहले मल्टीप्लाई में भी जा सकता है, लेकिन पहले डिवाइड में डाल दो ना। 6 से दिस इज 8 टाइम, 8 5 जा कितना हो गया? 40। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इन दोनों को प्लस कर दो, a8 और a3 कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 5 यानी a की पावर 5। ठीक है, अब b पे आ जाओ। ये 12 आ गया, 12 - 4 कितने हो जाएंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई जरूर है बट है तो माइनस में, तो 12 - 4 हो जाएंगे 8। 8 के बाद ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7। ये आ गया ना। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन दी है हमको, क्या कि m की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होना चाहिए और n की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू छोटी होना चाहिए 0 से, y की वैल्यू छोटी होना चाहिए 0 से। यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी होना चाहिए 0 से और b की वैल्यू छोटी होना चाहिए 0 से। ठीक है, यानी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। बस इसी से हमारा आंसर आएगा। नाउ तुम्हें पता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव अगर आएगी, पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही देती है, और नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव देती है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव का आएगा और वो भी 72। अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 और 1 लेता हूँ, -1 और 1, सारी की सारी जो भी वैल्यू है m या n या x या y जो भी होगा, माइनस में अगर है तो -1 लेंगे और पॉजिटिव में अगर है तो +1 लेंगे। ठीक है, गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे 72 आने वाला है। समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ फटाफट। ओके, ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है? 4/3 है ना। यहाँ पे अगर मैं 1 ले लेता हूं, मतलब अगर x की वैल्यू मैं छोटी लेता हूं, छोटा यानी माइनस, माइनस की पावर कुछ भी हो, माइनस की पावर अगर कुछ भी होती है तो वो क्या आती है? पॉजिटिव आती है ना। और माइनस की पावर अगर इवन होती है तो पॉजिटिव आती है, और ये माइनस की पावर अगर मैं कुछ भी लूंगा ना माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू, और यहाँ पे ऑड अगर है, ऑड ही तो है ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आंसर माइनस आ जाएगा। अब भले ही मैं यहाँ पे माइनस का 16 की पावर 8 ले लेता, जो कि पॉजिटिव में मुझे 16 समथिंग पावर 8 दे देता, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती, बट इस y की वजह से ये छोटा हो गया। नाउ यहाँ आ जाओ, a की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव की कुछ भी वैल्यू वो पॉजिटिव ही आएगी, और b की वैल्यू माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये इसमें माइनस में आ जाएगा, और माइनस का मतलब कितना होता है कि ये माइनस का 40 के आसपास आ जाएगा। अगर सबकी वैल्यू में 111 के आसपास लेता हूँ तो ये माइनस का 40 के आसपास आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने क्या ले ली? माइनस में ले ली, क्योंकि माइनस में दिया है ये, और माइनस में जैसे दिया है तो माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस ही मिलता है, और फिर माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ही आएगा। अब देखो, अब बात क्या आती है कि सर मुझे पता है कि ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ी है, क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ी है क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 से, क्योंकि इन दोनों में हमें सिंबल नहीं पता, तो इसके ऑप्शन कुछ अलग टाइप के थे। मैं बताऊं आपको, कोडेड टाइप के इसके ऑप्शन थे एग्जाम में, तो कोडेड टाइप की मतलब कोडेड की इंफॉर्मेशन वहां पे दी थी, तो उससे आपका ये आंसर निकल सकता है।
बाकी Q2 एंड Q3 में हम नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। बाकी Q1 एंड Q2 या Q1 जो है वो Q2 एंड Q3 दोनों से ही बड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ? बताओ फटाफट। क्योंकि यार देखो x की पावर अगर 8 में ले रहा हूं और x की वैल्यू मुझे 0 से कम चाहिए और x की वैल्यू अगर मैंने ले ली -15, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी माइनस में बहुत ज्यादा बड़ी। और अगर मैं छोटी भी ले लेता हूँ वैल्यू, अगर मैं छोटी भी वैल्यू ले लेता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। 4/3 है ना, x की वैल्यू -1 अगर मैं लेता हूँ तो इधर पे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ये। और ये वाली वैल्यू मैं माइनस में ले रहा हूँ, माइनस का 1, तो ये -1 यानी कि माइनस का 4/3 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू -40 हो रही है, तो ऑब्वियसली बात ये है कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे -1 की जगह अगर मैं मान के चलो -15 ले लेता, तो -15 की पावर कितना 8 है ना, तो -15 यानी प्लस की 15 की पावर 8 हो जाती। और यहाँ पे माइनस अगर आता भी तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाता, बट 3 से ये कटता, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बचती वो इससे छोटी हो जाती ना। माइनस में जितना तुम बड़ा वैल्यू देखोगे उतनी छोटी हो जाती। तो दैट्स वाई हम दोनों में नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है या कौन छोटा होगा। बट हम यहाँ पे ये जरूर बता सकते हैं कि क्वांटिटी वन इन दोनों से तो रिस्पेक्टिवली बड़ी है। ठीक है, बाकी स्टार कोड के फॉर्म में इनके ऑप्शन दिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया था कि पी क्यू आर एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तीनों अगर चारों पॉजिटिव अगर इंटीजर्स हैं, तो हमें पता करना था इधर पे कि इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज क्या आएगी। कि पी की वैल्यू यहाँ पे ये पी के बारे में दिया है, ये क्यू के बारे में और ये आर के बारे में। एन के बारे में हमको यहाँ पे नहीं दिया, एन के बारे में सीधी क्वेश्चन हमको दिया। ओके, तो देखो इसे हम लोग तेजी से कर लेंगे, कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वांटिटी फर्स्ट देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये ध्यान रखना, ठीक है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए कोई भी वैल्यू। तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दिख रहा है तुमको? ये वाला p प्लस एन को अगर मैं p प्लस एन को अगर मैं a बोल दूं और p माइनस एन को अगर मैं b बोल दूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक बार वैल्यू का इसका फॉर्मूला हो जाता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, सो a प्लस बी यानी दिस प्लस दिस यानी कि p प्लस एन प्लस p माइनस एन, और एक बार माइनस में यानी कि p प्लस एन और माइनस p प्लस एन। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है 8pn इंटू में कितना p प्लस एन का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो n से n कट गया देखो, और यहाँ पे p से p कट गया देखो, कट गया ना। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 2p और यहाँ बचा 2n, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या p प्लस एन, और अपॉन में क्या है 8pn और इंटू में p प्लस एन की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। तो p प्लस एन से एक p प्लस एन कट गया, 2 से दिस इज 4 टाइम कट गया। ठीक है, सो वी कैन डायरेक्टली से व्हाट, यहाँ पे जो आएगा 4pn इंटू p प्लस एन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। गॉट इट? समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं निकली, बट ये तरह से आ जाएगी। या फिर यहाँ पे क्वांटिटी वन जो है वो p के फॉर्म में पूछा है ना, तो p की वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग। सो p की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, p को कुछ ऐसे ले लेता हूँ, p को यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, मतलब 4n को यहाँ ले जाता हूँ और इसको वाली वैल्यू को भी यहाँ ले जाता हूँ। तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 4n इंटू p प्लस एन। बट एक p मेरा यहाँ पे अभी भी रह गया, तो उस p को भी छुड़ाना है मुझे, उस p को भी छुड़ाना है। तो वो p कैसे छूटेगा, वो चीज इधर पे मैटर करती है। अदरवाइज p के फॉर्म में ये वाली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, p के फॉर्म में ये वैल्यू आ चुकी है। बताइए, हालांकि देखो थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, बट ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सारी वैल्यूज जो है वो हमें जो भी क्वांटिटी दी है ना उस क्वांटिटी के फॉर्म में हमें निकालना है। जैसे क्वांटिटी वन में p की वैल्यू दी है, p डैश क्या हो सकता है, तो p के फॉर्म में पूरी इक्वेशन उसको कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट। ओके, ठीक है सर, न्यूमरेटर में 2p इंटू 2n नहीं होगा, 2p इंटू टू एन, 2p इंटू टू एन, 2p इंटू टू एन कैसे हो जाएगा? जब यहाँ पे 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये 4 टाइम कट जाएगा ना। तो न्यूमरेटर में अगर मैं देखूंगा तो इधर पे भी ये मेरा 2 गायब हो गया और यहाँ पे ये मेरा p प्लस एन गायब हो गया, तो यहाँ पे 1 ही तो बचा, 1 टाइम कट हुआ ना ये, और ये वाली चीज मैं यहाँ पे ले गया। फिर न्यूमरेटर में फिर 2p इंटू टू पी एन कहां से हो जाएगा? 2p इंटू टू एन, एक सेकंड रुकना जरा, ये सही कह रहे हो वैसे आप, स्टार्टिंग का ही बोल रहा हूँ।
यहां पे आ जाएगा ये 2p और यहां आ जाएगा ये 2n, क्योंकि ये इनटू है ना। यस, यहाँ पे ये प्लस कर दिया था अपन ने, सो ये इनटू में आ जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये 2pn हो जाएगा और ये हो जाएगा p प्लस एन की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। सो pn से pn कैंसिल हो जाएगा और 4 से दिस इज हमारा 2 टाइम कट हो जाएगा। तो वी कैन से व्हाट, 2pn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर नहीं है, हाँ स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वो तो पहली बार में कट हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ 4pn हो जाएगा वो। चलो, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लाइक p के फॉर्म में मुझे वैल्यू निकालना है ना, तो p प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर में, दैट इज 1/2। ठीक है, सो p प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में 1/2 और वो भी प्लस और माइनस। सो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 1/2 प्लस माइनस और माइनस का n। सुनते जाना, तो p की एक वैल्यू निकलेगी, एक तो प्लस में अगर मैं वैल्यू ले लेता तो वो निकलेगी रूट 1/2 माइनस एन, और अगर मैं माइनस में लेता तो p की वैल्यू कितनी हो जाती माइनस रूट 1/2 माइनस एन। बट ये p की वैल्यू फिर हमारी माइनस में आ जाती है और माइनस में हम नहीं ले सकते बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये वाली वैल्यू हट जाएगी। सो p की सिर्फ यही वैल्यू आएगी, p इज इक्वल्स टू रूट 1/2 माइनस एन। अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। 4pn हो गया, वो 4pn ही था वो। ठीक है ना। अभी देख लेते हैं क्वांटिटी 2। अब क्वांटिटी 2 में देखो क्या है, क्वांटिटी 2 में क्यूब वाला फॉर्मूला है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही क्वेश्चन यही होता है, -3ab। देख लेना एक बार फॉर्मूला, मुझे सच में मुझे भी लिटरली याद नहीं है, क्यों मैं झूठ बोलूं, बट होता यही है। ए माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होना चाहिए, वैसे तो यही होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, माइनस अगर है तो यहाँ पे तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस ही आएगा। बाकी फॉर्मूले में बाकी 2 into 2 तो नहीं होता है, वो देख लो बस, बाकी होता तो यही है। ठीक है, अब इसको अपन ब्रेक कर देंगे। ए की जगह मैंने रख दिया क्यू प्लस एन और बी की जगह में रख दिया मैंने क्यू माइनस एन। ठीक है ना, अभी पता पड़ जाएगा फॉर्मूला सही है नहीं। सो जैसे ही मैं क्यू प्लस एन रखूंगा तो क्यू प्लस एन माइनस क्यू माइनस एन, यहां पे रखूंगा ना क्यू प्लस एन माइनस क्यू माइनस एन। ठीक है, सो क्यू प्लस एन अगर मैं यहां पे रखता हूं तो क्यू प्लस एन माइनस क्यू प्लस एन। ठीक है, क्योंकि माइनस था वहां पे। इनटू में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि इसका पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर यानी कि क्यू प्लस एन का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू माइनस एन का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या आ गया ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि क्यू प्लस एन और क्यू माइनस एन। ठीक है, और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है उसको चलने दो एन स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में 1/n अलग से चल रहा है, तो ये वाली साइड वाली चीज मैं हटा देता हूं। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा मुझे, क्यू, अब देखना एन से एन सॉरी क्यू से क्यू मेरा कट के बचा 2n। ठीक है, और कुछ बचा नहीं, अब 2n तो बाहर चल ही रहा है मेरा, 2n को ऐसे ही चलने दो ना। अंदर देखते हैं, इसका फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, तो क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2qn। ठीक है, 2qn हो गया। आगे देखो, फिर प्लस का इधर पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2qn। ठीक है, और माइनस में क्या है, माइनस में अंदर देखो क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस माइनस व्हाट माइनस एन स्क्वायर। ठीक है भाई, बुझे। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं, मतलब नीचे वाली चीज ऐसी रहने दो, उसको बाद में लिखेंगे। सो 2n, अब देखो क्या क्या चीजें कट हो रही है। सो 2qn से 2qn कट हो गया, खत्म। तो यहां पे क्या बचा क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2q स्क्वायर हो गया। ये देखो एक क्यू स्क्वायर ये है, एक क्यू स्क्वायर ये है, तो 2q स्क्वायर एन प्लस एन यानी कि 2n स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का क्यू स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर से एक क्यू स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 2n और एन स्क्वायर 3n स्क्वायर। ठीक है, तो बचेगा इधर पे कितना क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 3q होना चाहिए, सही कह रहे थे, वो प्लस में होगा इधर पे। अगर ये प्लस में होगा ना, ये वाली चीज ये प्लस फॉर्मूला ही होगा, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 3qn², है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। मैंने बोला था लास्ट में पता पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसको देखो ना, इसी से पता पड़ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2q² q² यानी कि 3q² और n² माइनस n² यानी कि 2n² माइनस n² मतलब प्लस का n²। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है n² प्लस 3q² का होल स्क्वायर। अब इससे ये पूरा एक बार कट गया, बचेगा क्या, 1/8n। ठीक है, तो यहां पे इस दर पे भेज देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 14n², सॉरी 16n², 8 to 16n² इज इक्वल्स टू n² प्लस में 3q²। तो 3q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15n²। तो 3 से दिस इज हमारा 5 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है ना। सो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं रूट चढ़ा दूंगा और पॉजिटिव ही लेना है तो रूट चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, √5, n√5, n रूट से बाहर आ जाएगा और 5 रूट के अंदर रहेगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, n√5। अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब आगे आओगे तो आगे क्या देखोगे, R की वैल्यू। अब R में देखोगे तो यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, अब ये फॉर्म, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, बस उसने एग्जाम में डाल दिए। अब डाल दिए तो आपको परेशान कर दिया बस। तो बस फॉर्मुले वॉर्मुले ये जो है, जो छोटे छोटे याद कर लेना, ये काफी दिन बाद यूज होते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर भूल रहा हूं तो आप भी भूल सकते हो, है ना। तो काफी टाइम बाद जब यूज होती है चीजें तो भूल जाते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो उस चीज को याद कर लेना आप लोग कि आपके गलती ना हो एग्जाम में, ठीक है। यहां तक ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नाउ। अब यहां पे ये जो प्रॉपर्टी दी है, पूरी एक्सप्रेशन हमको जो दी गई है, इसको देख लेते हैं हम लोग। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। यहां पे क्या दिया है, r प्लस एन प्लस √r माइनस एन, अपॉन में दिया है √r प्लस एन माइनस √r माइनस एन इज इक्वल्स टू 2 दिया है, ठीक है। नाउ इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण, है ना, हर का परिमेयकरण बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसका जो टर्म है वो क्या होता है, एग्जैक्ट टर्म मुझे नहीं याद है, बट मैंने हर का परिमेयकरण पढ़ा है, वो 9th 8th में पढ़ा था मैंने, तो मुझे जब से याद है। तो क्या होता है, जो भी नीचे हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। कुल मिला के हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। नीचे से क्या करना है, रूट को हटाना है। तो रूट को अगर नीचे से हटाना है तो रूट को किस तरह से पढ़ कर सकते हो आप लोग, कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो, नहीं कॉम्पोनेंडो डिवेंडो नहीं होता है, रेशनलाइजेशन होता है, यस एग्जैक्टली, रेशनलाइजेशन होता है। तो इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। समझ गए ना तुम लोग, हर का परिमेयकरण किसी ना किसी ने तो पढ़ा ही होगा। हर का परिमेयकरण कैसा नाम है ये, ठीक है। तो ये किसी ना किसी ने हिंदी मीडियम से जो होंगे वो तो जानते ही होंगे इस चीज को, है ना ना। तो हम क्या करते हैं, नीचे से रूट हटाने की कोशिश करते हैं। और नीचे से रूट कब हटेगा, मुझे एक चीज बताइए, नीचे से रूट हटेगा, अब जैसे मान के चलो मैंने बोला √a माइनस √b डिनोमिनेटर में। अब अगर मैं इसी वैल्यू से अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कराऊंगा √a माइनस √b से, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर हो जाएगा तो a² प्लस b², ये बोल सकता हूं -2√ab, ये फिर से आ जाएगा, रूट तो अभी नीचे से गया नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट से एक बार मल्टीप्लाई करा देता हूं, यहां प्लस से करा देता हूं। तो जैसे ही कराऊंगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि फॉर्मुला क्या हो जाता है, a² √a² माइनस √b²। तो यहां से मेरे रूट गायब हो जाएंगे। दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद अपोजिट, क्या कहते हैं उसको, सिंबल, है ना। नाउ अगर नीचे माइनस में ये दिया है तो हम दोनों ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे रेशनलाइजेशन कराएंगे हम लोग। 1 सेकंड, इसको मैं एरेज कर दूं पहले। हम लोग कराएंगे इसके जस्ट अपोजिट साइन से। तो यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, r प्लस एन और प्लस में r माइनस एन, ठीक है। और यहां पे मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर नीचे करा देंगे, √r प्लस एन प्लस √r माइनस एन अपॉन में √r प्लस एन प्लस √r माइनस एन। अब इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, कट जाएगा, ये इक्वल में 2 है। और अपॉन में कितना आ गया, √r प्लस एन माइनस में √r माइनस एन, ठीक है ना। अब ऊपर अगर देखोगे तो इन दोनों की शक्ल सेम सी है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएंगे। और होल स्क्वायर बनने के बाद हमें देंगे क्या, √r प्लस एन प्लस √r माइनस एन का होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या आ जाएगा, a² माइनस b², a² माइनस b² यानी दिस इज a एंड दिस इज b। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा r प्लस एन, और माइनस b², इसका करेंगे तो r प्लस एन आ जाएगा। तो r से r हमारे यहाँ पे कट हो जाएगा, बराबर में हमारा 2 दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a² प्लस b², a² यानी कि r प्लस एन प्लस b² यानी r माइनस एन, और प्लस में आ जाएगा 2ab यानी कि 2 इंटू √r प्लस एन और r प्लस एन। नहीं समझे,
जैसे रूट में अगर मैं अकेला अकेला लूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर देता तो कुछ इस तरह से आ जाता, रूट आर प्लस एन रूट आर माइनस एन, है ना। और इक्वल में कितना आ जाएगा, 2n हो गया, नीचे 2n इधर पे जाएगा तो 4n हो गया। ठीक है भाई, तो n से यहाँ पे n ये कट हो गया, है ना। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2r हो चुका है, प्लस में ये क्या हो गया, ये स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा फिर से, यानी कि 2 इंटू में कितना हो जाएगा, ये फिर से स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4n, है ना। सो 2 कॉमन लेके यहाँ पे 2 से 2 उड़ा देंगे, क्लियर हो रहा है, 2 से 2 उड़ गया। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा तुम्हारा आर प्लस रूट आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर में कितना, 2n। बताइए जल्दी से फटाफट, यही बचा, जल्दी से देख लो, कुछ अगर मैंने गड़बड़ ना करी हो कैलकुलेशन में, आई थिंक यही होगा ना। अब मैं क्या करूंगा, ये रूट वाली को यही रहने दूंगा, बाकी इसको इधर पे ले जाता हूँ। तो रूट आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 2n माइनस आर। अब बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इस साइड तो स्क्वायर चलेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और माइनस का 2nr, 4nr माइनस का, है ना, 2ab। अब एन स्क्वायर वाले अलग ले लो, आर वाले अलग ले लो, वहां से आर की वैल्यू एन के फॉर्म में और निकाल लो। अब जैसे ही आर की वैल्यू एन के फॉर्म में आ जाएगी, अब मैं बता देता हूँ, इससे ज्यादा भाई नहीं कर पाऊंगा मैं, सामर्थ्य नहीं है, करने को कर सकते हैं लेकिन बहुत सारा है अभी। क्या होगा, एन की वैल्यू जो भी होगी इंडिविजुअली, एन की वैल्यू तो यूनिक होगी, अब यूनिक होगी तो 1 ही ले लो। यहाँ पे अगर मैं 1 ले लेता हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ अगर मैं 1 ले लेता हूँ ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ अगर मैं 1 ले लेता हूँ ये वैल्यू क्या आएगी। तीनों में देख लेना, क्वांटिटी 1, 2 एंड 3 जो भी बड़ा छोटा आ रहा है उसको डिसाइड करके आंसर मार देना, खत्म कहानी, ठीक है। यही करना था इसमें बस, बाकी ये था बहुत लेंदी क्वेश्चन, ये करने वाला क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में। अगर फिर से आता है ऐसा कुछ क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि आप उसे करके अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। ओके, तो एन आर की वैल्यू क्या आ रही है, 5n/4 आ रही है, तो 5n/4 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपने अगर निकाली है तो 5n/4 ये आ गई, ठीक है। बस इस तरह से अब एन की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो और अपने हिसाब से आंसर निकाल लो, है ना। पी की वैल्यू छोटी आएगी सबसे, क्योंकि वो पहली कंप्लीट नंबर नहीं है, पी की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन होमवर्क है क्वांटिटी का, ठीक है।